हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ना सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपने इवापोरेशन और बॉइलिंग ये दो वर्ड हमेशा सुने होंगे और हमेशा हमें कन्फ्यूजन होता है कि इवापोरेशन और बॉइलिंग में मेजर डिफरेंस क्या है, क्या सबसे बड़ा फ़र्क है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इवापोरेशन क्या होता है और फिर हम समझेंगे कि बॉइलिंग क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास 3 अलग अलग कंटेनर हैं। पहले कंटेनर में मैंने पानी रख दिया है और दूसरे कंटेनर में भी मैंने पानी रखा। हम वाटर को अपना एग्जांपल लेके चलेंगे और मैं यहाँ पर इसको ढक्कन से ढक देता हूँ इस तरीके से। तीसरे कंटेनर को हम बाद में लेते हैं एग्जांपल। अब सोचिए, तीनों में पानी है और तीनों को मैं बॉइलिंग नहीं करता हूँ। फॉर अ टाइम बिंग मान लेते हैं हमने बीकर को हटा दिया। तो नॉर्मली जब आप कभी किसी बीकर को इस तरीके से रखते हो, अगर उसमें पानी हो, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में बेसिकली होता क्या है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे अगर आप उसको हीटिंग नहीं कर रहे हो तो रूम टेम्परेचर पे, और वो बाहर उड़ने की कोशिश करेंगे। इसको कहा जाता है उनका स्केपिंग टेंडेंसी, उनका बाहर निकलने का टेंडेंसी, कि वो बाहर उड़ना चाहते हैं। लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल, बल्क में नहीं, सरफेस के मॉलिक्यूल बाहर उड़ने की कोशिश करते हैं, हम उसे स्केपिंग टेंडेंसी कहते हैं। अब समझने की कोशिश करना कि मान लो यहाँ पर भी एक लेयर है, यहाँ पर भी एक लेयर है वाटर की, और नीचे बाई लेयर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर भी स्केपिंग टेंडेंसी होगी, तो मेरे वेपर मॉलिक्यूल्स को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ कि मान लीजिए ये मेरे वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पानी गैस के फॉर्म में बाहर निकला है वेपर के फॉर्म में, और यहाँ पर भी वो मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे बताइए सबसे मेजर डिफरेंस आपको क्या दिखाई देगा। सर सबसे मेजर डिफरेंस क्या होगा पता है, यहाँ पे पानी अपने आप बाहर निकला है, पहला पॉइंट, यानी वो स्पॉन्टेनियस है, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप उड़ के बाहर आया। और फिर यहाँ पे सिंस कंटेनर ओपन था, वो बाहर निकलता जाएगा, पानी बाहर आएगा, उड़ता जाएगा, बाहर आएगा, उड़ता जाएगा, बाहर आएगा, उड़ता जाएगा। आफ्टर सम टाइम आपको यहाँ दिखेगा कि कंटेनर के अंदर पानी का लेवल डिक्रीज होते जा रहा है। नाउ सेकंड कंटेनर में आपने क्या ऑब्जर्व किया, सर यहाँ पर भी पानी उड़ रहा था, ऊपर आ रहा था, लेकिन यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आपने वहाँ कंटेनर को ढक्कन से ढक दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। एक टाइम के बाद जब यहाँ पे जितने की क्वांटिटी है उतने मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में वेपर प्रेशर पढ़ाते समय पढ़ाया है, उसके बाद यहाँ पर और वेपर्स नहीं आ पाएंगे, तब जितना इवापोरेशन होगा उतना कंडेंसेशन होता है। उस समय जो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। हम उसे वेपर प्रेशर कहेंगे पी नॉट, क्योंकि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है। अब ये पी नॉट ऑफ वाटर कितना होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, ज़्यादा वेपर जमा होंगे, और टेम्परेचर बढ़ाओ और वेपर जमा होंगे और प्रेशर बढ़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड हर लिक्विड का ये अलग अलग होता है, जरूरी नहीं हर लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होगा। प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवापोरेशन से हमें क्या समझ में आया, सर इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, ये सरफेस पे डिपेंड करता है। सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उड़ने की कोशिश करेंगे और लेयर बाय लेयर इवापोरेशन होता जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, मम्मी जब कपड़े धोती है और कपड़े धोने के बाद एक रस्सी के ऊपर उन कपड़ों को सुखा देती है इस तरीके से क्लिप लगा के, तो क्या कभी मम्मी वहाँ बर्नर लेके खड़ी होती है पानी को उड़ाने के लिए कि कपड़ा अपने आप सूख जाता है 2-3 घंटे में, कपड़ा अपने आप सूख जाता है? भाई अगर पानी 100 डिग्री पे ही वेपर बनता है, अगर 100 डिग्री पे ही पानी का वेपर बनता है, तो रूम टेम्परेचर पे सुखाया हुआ कपड़ा सूख कैसे जाता है? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। तो इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, इवन 0 डिग्री पे भी होता है। इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस दी वेपर्स ओवर हियर विल हैव सम टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब हीट एंड मूव आउट ऑफ द सिस्टम, और वो वहाँ पर जाके वेपर के फॉर्म में बैठेंगे। अब वो अलग बात है कि वो उड़ के चले जाएंगे कि वो वहीं जमा हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि तुमने जो सिस्टम है उसको बंद करके रखा है कि सिस्टम को ओपन करके रखा है। अगर सिस्टम क्लोज सिस्टम है तो इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, यानी गैस के बीच में और लिक्विड के बीच में आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और लेकिन अगर अब सिस्टम ओपन है तो आपके वेपर्स उड़ते जाएंगे और उड़ते ही चले जाएंगे। नाउ सपोज कर कीजिए, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आप कंटेनर लेते हो, ये कंटेनर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो मेरे पास वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं, और यहाँ मैंने कंटेनर को ढक्कन से ढक दिया है ढक्कन को, और यहाँ का वेपर प्रेशर है 0.5 एटमॉस्फेयर।
प्योर वाटर है, एकदम प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, बिस्लरी का पानी है। अब तुमने इसको धीरे धीरे हीट करना शुरू किया। भाई वेपर प्रेशर कितना था? 0.5 था प्योर वाटर का। हम उसको उसका पी नॉट कहते हैं। याद करो, हमने ये वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग और वेपर प्रेशर में सब डिस्कस किया है। अब जैसे तुम उसको हीट करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। अब ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस होंगे, धीरे 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 अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। जिस समय अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के साथ, मान लीजिए अगर बाहर 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर है, मान लीजिए, हमेशा 1 होगा ऐसा नहीं है, बाहर का वेपर प्रेशर बदल भी सकता है, बाहर का वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए बाहर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और तुमने हीट करते करते इस सिस्टम के अंदर का वेपर प्रेशर, क्योंकि तुमने हीट किया तो ज़्यादा वेपर उड़ेंगे। देखो, पहले जब तुम हीट नहीं कर रहे थे तब भी वेपर थे और उसका प्रेशर 0.5 था। वो हर लिक्विड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको एस्केपिंग टेंडेंसी कहते हैं, जो होगी ही होगी। वो क्यों थी? क्योंकि इवोपरेशन हुआ था। इवन एट 25 डिग्री सेल्सियस देयर विल बी सम वेपर, वरना कपड़ा कैसे सूखेगा? कपड़ा क्यों सूख जाता है? ज़मीन में गिरा हुआ पानी उड़ क्यों जाता है? अगर आप ज़मीन में पानी गिरा दो उड़ जाता है। तो ये बिकॉज हर लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, कितना एस्केप होगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब आपने हीटिंग करते 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 टेम्परेचर बढ़ाया और एक ऐसे टेम्परेचर पर आ गए जहाँ पर अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया, तब हम कहेंगे कि मेरा लिक्विड जो है वो बॉईल हो रहा है। उससे पहले आप सिर्फ इवोपरेशन हो रहा है कहेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है बाहर का एक्सटर्नल, इसको हम एक्सटर्नल नहीं, इसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो जिस समय जिस टेम्परेचर पे तुम्हारा वेपर प्रेशर, अंदर का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा। अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर होता तो तुम्हें और हीट कर करके उसे 2 एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता। तब हम कहते हैं कि भैया हमारा सिस्टम बॉयल हो गया। और अगर मान लो गलती से बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर होता तो तुम्हें हीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑलरेडी बॉयल हो रहा है, मतलब वो ऑलरेडी बॉइलिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वो डिपेंड करता है बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और तुम्हारा प्रेशर क्या उसके बराबर है, और तुम्हारा प्रेशर कितना होगा वो डिपेंड करता है तुम किस टेम्परेचर पे प्रेजेंट हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। अब इसको जरा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैं ग्राफिकली समझूं उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ज़रूरी नहीं है 1 होगा, वो बदल भी सकता है। तो आप इसको समझ सकते हो यहाँ पे। मान लीजिए आपने एक कंटेनर यहाँ घास में लगा दिया, ट्रैकिंग करने कभी गए होगे, और यहाँ लिक्विड ले लिया और आप उस पानी को बॉईल करने लगे। और बॉईल करते 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 आप उसको बॉईल करें और आपको समझ में आया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉईल होता है। ठीक है, अब एक आदिवासी आदमी था, मान लीजिए एक मैं ही हूँ, चलो मैं ही हूँ, मैं ऊपर चला गया और ऊपर जाके मैंने पानी को भरा और ढक्कन से ढक दिया और फिर मैंने पहाड़ के ऊपर बॉईल करना शुरू किया। अब पहाड़ के ऊपर जब मैंने बॉईल, और मान लेते हैं इस पहाड़ की जो हाइट है वो 5000 फीट की हाइट पे है माउंटेन, आई होप एल्टीट्यूड माउंटेन। जैसे हम सबको पता है जो पहाड़ होता है, धरती गोल है, धरती गोल है, तो जो गोल धरती होती है वहाँ पे सी है, तो सी लेवल से माउंटेन कितना ऊंचा है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। समुद्र से जहाँ पे सी है वहाँ से उसकी हाइट को एल्टीट्यूड कहा जाता है। पर अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो मान लीजिए एक आदमी समुद्र किनारे बैठ के पानी को बॉईल करने की कोशिश कर रहा है और एक आदमी पहाड़ पर पानी को बॉईल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे बताओ दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? आई बेट अलग होगा। क्यों सर? देखो, पहाड़ के नीचे समुद्र किनारे वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है बाहर का। क्यों? क्योंकि यहाँ हैवी गैसेस नीचे होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा जो बलून में हल्की गैस भरते हैं वही तो ऊपर जाता है, ऊपर हल्की गैसेस होती हैं, नीचे और मोर ओवर हम नीचे अगर समुद्र किनारे पे हम पे पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, पर जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो आपके ऊपर का एटमॉस्फेयर कम होते जाता है। तो नीचे जो लोग खड़े हैं, जो नीचे बॉईल कर रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था तब 100 डिग्री था। जैसे तुम एल्टीट्यूड पे चढ़े पहाड़ पे, बाहर का प्रेशर कम हो गया, मान लेते बाहर का प्रेशर 0.7 एटमॉस्फेयर हो गया, तो अब तुम्हें सिर्फ हीट कर करके उसे 0.7 तक लेके आना है अंदर के प्रेशर को। जिस समय तुम्हारा अंदर का प्रेशर 0.7 तक पहुंच जाएगा वो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट।
अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जल्दी पहुँचेगा कि वहाँ जल्दी पहुँचेगा? बस बड़ा सिंपल है, वहाँ जल्दी पहुँचेगा। 1 एटमॉस्फेयर पहुँचने में टाइम लगेगा ना, यहाँ पे 0.7 पहुँचने में बहुत कम टाइम। मान लेते हैं अंदर का प्रेशर 0.5 है, यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विड का प्रेशर 0.5 है और यहाँ पर भी ऑलरेडी 0.5 है, मान के चलते हैं। तो अब जब इसको हीट करोगे तो 0.5 से 0.7 जाना है, जल्दी पहुँच जाएगा। 0.5 से 1 जाना है, टाइम लगेगा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, तो तुम्हें पानी को बॉईल करने में और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर करना है। और अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, अब तुम्हें ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी को बस थोड़ी सी एनर्जी दे दो, वो बाहर के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जो माउंटेन्स पे रहने वाले लोग हैं ना, उनका गैस सिलेंडर ज़्यादा दिन चलता है, और जो ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं ना, उनका गैस सिलेंडर काफ़ी लेट तक, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। रीज़न, यहाँ इनको पानी गर्म करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कितना है, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और वहाँ पे उनको पानी गर्म करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। तो सिंस यहाँ का वेपर प्रेशर कम होता है, तो उनको बॉईल करने में कम एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे गैस सिलेंडर ज़्यादा दिन चलेगा, यहाँ पे गैस सिलेंडर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगती है पानी को बॉईल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बाहर का कितना है। मैटर तो वही करता है सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक ये मैं बताना भूल गया, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्लाइन होता है, और जैसे आप हायर एलिवेशन पे जाओगे, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से आपका जो पानी गर्म हुआ है वो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे, सी लेवल पे अगर बॉइल 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है पानी, 5000 फीट अबव ऊपर जाने के बाद 95 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और बहुत बार इसके क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या क्या और कैसे कैसे असर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप डिफाइन कैसे करोगे? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब देखो दो रिलेशन है, आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है तो दो चीज़ों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो आएगा टेम्परेचर, फिर आएगा वेपर प्रेशर, और फिर तीसरा होगा एटमॉस्फेयर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स एक्सटर्नल वेपर प्रेशर विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या फ़र्क है बॉइलिंग पॉइंट में और इवापोरेशन में? सर देखो, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप कभी नहीं आएगा। आप अगर कंटेनर को खुला छोड़ देते तो क्या कभी उसका वेपर, ये जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक कंटेनर को खुला छोड़ देते हैं, एक कंटेनर को ढक्कन से ढक देते हैं, क्या कभी ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर तुम रखोगे इनको, तो इसको खुला छोड़ दोगे तो ये पानी उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा, ये तो कभी इक्विलिब्रियम भी नहीं लाएगा, उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा। जैसे कपड़े सूख जाते हैं, कपड़े खुले छोड़ देने पे पानी उड़ता जाता है, पानी उड़ता चला जाता है, इवापोरेट हो रहा है पर बॉईल नहीं हो रहा है। क्यों? वो उड़ रहा है चला जा रहा है, उड़ रहा है चला जा रहा है, उड़ रहा है चला जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। पर जैसे तुमने कंटेनर को बंद कर दिया, तुमने कंटेनर को बंद किया, पानी उड़ेगा और इक्विलिब्रियम में आके बैठ जाएगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, हो सकता है बहुत कम हो। वो डिपेंड करता है लिक्विड का स्केपिंग टेंडेंसी कितना है, कितना वॉलेटाइल है वो जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर आएगा, और उतनी हमें कम एनर्जी लगेगी उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले जाने में। ध्यान से सुनना, जितना लिक्विड वॉलेटाइल होगा उसके उतने ज़्यादा वेपर्स ऊपर होंगे, जितने ज़्यादा वेपर होंगे उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। अब जितना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा उतने आसानी से उसको बॉईल करवाया जा सकता है। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज़ नॉट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एज वेल। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसको बॉईल करवाने में बहुत एनर्जी लगेगी। मान लीजिए बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, ठीक है, इसको 3 कंडीशन में लेके चलते हैं। ये 3 कंडीशंस मैंने आपके सामने ड्रॉ करी। पहले कंटेनर में एक लिक्विड है जिसका अंदर का प्रेशर 0.3 है, दूसरे कंटेनर में एक लिक्विड है जिसका 0.5 है, सेम दूसरा कोई लिक्विड है मान लेते हैं। तीसरे कंटेनर में कोई तीसरा लिक्विड है, इस लिक्विड का नाम ए दे देते हैं, इस लिक्विड का नाम बी दे देते हैं, इस लिक्विड का नाम सी दे देते हैं। इसका वेपर प्रेशर 0.7 है, मतलब ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये इससे वॉलेटाइल है, ये इससे वॉलेटाइल है। अब देखो सबको मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा है बॉयल, मैंने अभी उनको हीटिंग नहीं करी है।
नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 0.3, 0.5, 0.7 का उनका वेपर प्रेशर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ 25 डिग्री पे, 25 डिग्री पे ए वाले का कितना है सर, ए वाले का 0.3 है, ए वाले का, बी वाले का कितना है, बी वाले का 0.5 है, सी वाले का कितना है, सी वाले का 0.7 है, राइट। ये इनका वेपर प्रेशर है 25 डिग्री पे। अब एक काम करते हैं, ए वाले को हीट करते हैं और हीट कर करके इसको बढ़ा के बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर है। हम समुद्र के किनारे बीच पे लेके बैठे हैं, ठीक है, गोवा के बीच पे हम एक बीकर लेके बैठे हैं और आग लगा रहे हैं, ठीक है। अब हमें 1 एटमॉस्फेयर पहुंचना है, तो मैं हीटिंग करूँगा, तब जाकर मैं कहीं 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंच पाऊंगा, यहाँ पे, यहाँ। तो जिस टेम्परेचर पर वो बॉईल हुआ, यानी 1 एटमॉस्फेयर हुआ, वहाँ हम कहेंगे T0 ऑफ ए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। बी वाले की बात करते हैं, आपने बी वाले को पकड़ा, हीट किया, अब उसका ऑलरेडी 0.5 था, तो 0.5 से 1 ही तो जाना है, तो 0.5 से हीट किया, यहाँ पहुँच गया। यहाँ आते ही आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो इसको कहेंगे T0 ऑफ बी। देखो बॉइलिंग पॉइंट कम है, अब जरा रिलेशन समझना। थर्ड वाले का 0.7 था, हीट किया, बढ़ गया, 1 हो गया। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम कहेंगे T0 ऑफ सी। देखो समझो, जिसका वेपर प्रेशर पहले से ज़्यादा था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आया है, जिसका वेपर प्रेशर कम था उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आया है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक। अब यहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए यूजुअली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बाहर का कांस्टेंट रखते हैं। ऐसा थोड़ी ना होंगे यहाँ से बर्नर लगाते हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, या तो पहाड़ पे करेंगे या तो समुद्र किनारे करेंगे, सी लेवल पे करेंगे, चलते चलते थोड़ी ना जाएंगे। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, चलते चलते जाएंगे तो क्या होगा। बट आई होप यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया। इस कर्व को, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम 0.3 से स्टार्ट करे, तुमने हीटिंग किया, क्या पूरा का पूरा सडनली लिक्विड बन गया या सडनली गैस बन गया? नहीं, देयर वाज एन लिक्विड गैस ऑलरेडी था, लिक्विड गैस था। तो जैसे जैसे तुम बढ़ रहे हो, ये जो लाइन है, ये पॉइंट, ये लाइन तुम्हें क्या बता रही है? ये लाइन तुम्हें बताती है इक्विलिब्रियम बिटवीन, ये क्या बताती है? इक्विलिब्रियम बिटवीन किसका? गैस एंड लिक्विड। मतलब मान लो कल को मैं तुमसे कहूँ कि मेरा एक टेम्परेचर है ये, बताओ इस टेम्परेचर पे क्या क्या होगा? तो इस टेम्परेचर पे ये पॉइंट होगा जहाँ पर प्रेशर इतना होगा ए का और लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में होंगे, जहाँ वहीं पे बी का इतना होगा, प्रेशर इतना होगा और लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में होंगे, सी का इतना। अच्छा एक और बात, ऐसा नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद पूरा का पूरा लिक्विड वेपर बन जाता है। ये भी लोगों को लगता है बॉइलिंग पॉइंट आ गया मतलब सारा का सारा सडनली गैस बन गया। ऐसा कहा क्या मैंने ऐसा नहीं कहा कि सारा का सारा सडनली गैस बन जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बॉइलिंग पॉइंट आने पर अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होता है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मान लीजिए मैंने ये लिया हुआ है, इसको मैंने हीट किया, अरे बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अंदर सारा गैस हो गया। ऐसा नहीं होता, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे लिक्विड बॉईल कर रहा है। आई होप यहाँ तक फंडा समझ में आया। तो क्या रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट का आपके वेपर प्रेशर के साथ, और क्या रिलेशन है उसका एटमॉस्फेरिक वेपर? अब हमें ना एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से लेना देना नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन भाई हम बाहर का प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, हम हमेशा 1 एटमॉस्फेयर लेके चलेंगे। हमें लेना देना है वेपर प्रेशर के साथ। अगर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, एग्जाम्पल ये है। और अगर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एग्जाम्पल ये है। इन शॉर्ट, अगर किसी तरीके से जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर जिसका, यहाँ मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, मान लीजिए ये प्योर वाटर है, दिस इज़ प्योर वाटर, या इसको प्योर वाटर मानते हैं, दिस इज़ प्योर वाटर, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 0.7 है, तो 0.7 है प्योर वाटर का 25 पे। अगर मुझे इसको बॉईल करना है, मुझे सिर्फ इसको यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, कहाँ तक? यहाँ तक। और मान लेते हैं ये आपका हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर तुमने इस प्योर वाटर में कोई सल्यूट ऐड कर दिया, पानी प्लस सल्यूट, और हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ी है कि जब सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड किया जाएगा जो कि नॉन वॉलेटाइल होगा,
नॉन वॉलेटाइल होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब मान लीजिए 0.7 से वेपर प्रेशर 0.5 हो गया और ये हो गया सल्यूशन। ये क्या था? सॉल्वेंट। तो जब किसी सॉल्वेंट में कोई सल्यूट ऐड किया जाता है तो उसमें वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब मान लीजिए 0.7 से वेपर प्रेशर 0.5 हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। कैन यू से दिस? परफेक्ट। इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपको किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है, आप चाहते हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, तो प्योर लिक्विड में कोई सल्यूट ऐड कर दो। और सल्यूट नॉन वॉलेट, सल्यूट खुद नहीं उड़ना चाहिए, फिर फ़ायदा क्या हुआ? सल्यूट भी अगर उड़ने लगेगा तो फिर तो फ़ायदा क्या हुआ? सल्यूट नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, जिससे कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्वेंट का। अब भाई सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, क्या रीज़न है, ये सब हमने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में हमारे एप्लीकेशन पे। मैंने ऐप पे जो पूरा बाकायदा ये जो सीरीज़ बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने आपको बाकायदा स्टार्टिंग से सिखाया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रीवियस वीडियो में देखने मिल गया होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो रिलेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वाई एलिवेशन बढ़ गया ना, तो कह सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वेपर प्रेशर का चेंज है, ना कि वेपर प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा मतलब उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो प्योर सॉल्वेंट में जब सल्यूट ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये 100 डिग्री था तो मे बी ये 105 डिग्री या 102, डिपेंड अपॉन तुमने सल्यूट कितना डाला है। जितना तुम सल्यूट ऐड करोगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा। उतना वेपर प्रेशर कम होगा किसका? सॉल्वेंट का, क्योंकि सल्यूट आ गया है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्वेंट उड़ नहीं पाएगा। ये सारी थियोरी मैंने सिखाई हुई है प्रीवियस वीडियोस में एप्लीकेशन पे। धीरे धीरे वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर और सल्यूट ऐड कर देते वेपर प्रेशर और कम हो जाता, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाता। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं वेपर प्रेशर कर्व। वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है, इसको याद रखना, इसको वेपर प्रेशर कर्व कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। तो इस वीडियो से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन और पहाड़ पर ऊपर और नीचे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बिकॉज हमने ये तो पढ़ लिया, अब हमें कोई फार्मूला निकालना है कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आपने अभी पढ़ाया, देखो ये जो बॉइलिंग पॉइंट आ गया ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये सल्यूशन का है। सल्यूशन का तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखो P0 था और ये वेपर प्रेशर P था। ये देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गई डेल्टा P, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अगर ये T0 था तो अब ये T हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया जिसको हम डेल्टा टी भी कहेंगे। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझा। वेपर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया क्योंकि वेपर प्रेशर घटा। तो ये डेल्टा टी बी का डू वी हैव अ फॉर्मूला? सिर्फ इतने कह देने से चल जाएगा क्या कि सल्यूट ऐड करो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? डू वी हैव अ रिलेशन फॉर दैट? तो इस रिलेशन को अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरा रिलेशन निकाल के दूंगा। दो तरीके से रिलेशन डिराइव करके दूंगा। जो पहला तरीका होगा वो सिर्फ जेई नीट वालों के लिए होगा, और जो सेकंड वीडियो होगा, जो इसके बाद का अगला जो तरीका आएगा थर्ड वीडियो, वो जो होगा वो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए होगा। उसको लोअर एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे हम क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।